नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कौन कहता है कि छोटी छोटी आंखों से आसमान नहीं देखे जा सकते? कौन कहता है कि छोटे छोटे कदमों से मंजिल को पाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि अकेले चल में अपने देखे हुए सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता? हमारी आज की तेजस्विनी कुछ ऐसी ही हैं, जिन्होंने छोटे छोटे कदम लेकर लोगों की जिंदगियों को बदला है, जो कहलाती हैं भारत की वाटर मदर, जिन्होंने राजस्थान के 300 से ज्यादा गांव को पानीदार बनाया है। हमारी आज की तेजस्विनी, जो वैसे ताल्लुक तो रखती हैं एक कारोबारी खानदान से, लेकिन एक जानी मानी समाज सेविका हैं, अमला रुइया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन किस कदर गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान के 300 से ज्यादा गांव हैं जो सूखे से मुक्त होकर अब पानीदार हो गए हैं। और ये सब कर दिखाया महाराष्ट्र की अमला रुइया ने। अमला रुइया, जिन्हें उनके इस अद्भुत काम के लिए लोग पानी वाली मां कहकर बुलाते हैं। एक नामचीन कारोबारी खानदान की अमला के लिए ये महज इत्तेफाक ही था कि उन्होंने इस काम को अपने जीवन का मिशन बना लिया। राजस्थान के एक दौरे के दौरान जब गांव वालों को पानी के लिए जिंदगी की जंग से उन्होंने जूझते देखा, तो तय कर लिया कि इन गांवों को सूखे से मुक्त कराना है। वालों को जोड़ना शुरू किया और पानी को बचाने की जरूरत के लिए उन्हें जागरूक किया। शुरू में स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जब लोगों ने इसके उद्देश्य की नेकी को समझा तो इससे जुड़ने लगे। गांव वालों की 30 से 40% भागीदारी के साथ इस क्षेत्र में 217 चेक डैमों का निर्माण किया गया। पानी आने से इन गांवों के बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे अब यहां से दूसरे शहरों में पलायन पर रोक लगी है। गांव वाले आत्मनिर्भर और कर्ज मुक्त हो गए हैं। राजस्थान के साथ अब बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में पानी के मिशन में पूरी तरह से प्रतिबद्ध अमला रुइया हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए से जिन्होंने राजस्थान के गांवों की तस्वीर को बदला है, वो राजस्थान जो कि हमेशा प्यासा रहता है, उन प्यासे गांवों की प्यास बुझाई है और उन्हें पानीदार बनाया है। हमारी आज की तेजस्विनी अमला रुइया, बहुत बहुत स्वागत है अमला जी। नमस्कार। तो ये कैसे आप वाटर मदर बन गई? मतलब कैसे आपने सोचा कि मैं पानीदार बना दूं गांव को? कैसे आपने मन में आपके ख्याल आया? आप तो अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी। शुरुआत तो एक बहुत छोटे से इंसिडेंट से हुई थी। उन दिनों मैं सत्संग में बहुत टीवी वगैरह देखती नहीं थी। हाँ। बाय चांस उस दिन टीवी खोला तो राजस्थान के उन अकाल पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, जो कि अकाल ग्रस्त थे और बहुत ही दयनीय थे। और अंदर से एक पुकार उठी कि मैं इनके लिए कोई स्थायी सॉल्यूशन ढूंढ सकूं और इनको पानीदार बना सकूं। इनको ऐसी समस्या अपने जीवन में फिर से कभी न झेलनी। कभी आप राजस्थान गई थी? राजस्थान ऐसे ही हम लोग देखने के लिए शौकीन उसमें ऐसे ही एक अपने फैमिली के साथ गए हुए थे, लेकिन वैसे कोई राजस्थान के साथ बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं था। और वहाँ की ज़िंदगी को भी शायद उतनी अच्छी तरह से आप नहीं जानती थी। तो आप तो एक कारोबारी खानदान में ब्याही गई अमला जी, जाहिर है आपको कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की, फिर क्यों ये जो एक मन में एक चीज़ आ गई? उससे पहले भी कुछ इस तरह का रुझान जिंदगी में रहा था कि भाई समाज के लिए कुछ करना है? नहीं, वैसे तो हमारे घर का वातावरण ही ऐसा था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और हमेशा ये चाह रही थी कि अपने देशवासियों के लिए कुछ कर गुजर सकूं। तो इसलिए बस कदम उस तरफ उठ गए। मेरा इतना सा ही रोल था कि जो अंदर से प्रेरणा उठी उसको मैंने दबाया नहीं, मैं उस पर चल पड़ी। तो घर वालों ने कहा नहीं कि भाई मतलब ये समाज सेवा मतलब किस लेवल तक करनी है, नहीं करनी है, कुछ इस तरह का? कई बार होता है ना घरों में, लोग सोचते हैं कि मतलब क्या, मतलब ये ठीक काम है जो आप कर रहे हैं, क्यों इसमें अपना समय लगा रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, मैंने कोई ऐसा बड़ा रूप इसको देने की कोशिश भी नहीं करी थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि ये इस तरह से बढ़ जाएगा काम। जो आज 470 करोड़ रुपया गाँव वाले इस काम से कमा रहे हैं, 115 गांव पूरी तरह से पानीदार हो गए हैं, और उसके अलावा 193 गांव इस काम से इम्पैक्टेड हो गए हैं। जनसंख्या के तौर पर बोलूं तो 115 गांव की जनसंख्या है 1,56,000, और दूसरे 193 गांव जो छोटी छोटी
जो बस्तियां होती हैं उनको गिना जाए तो 130 लाख 1,30,000। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे आपके दिमाग में आया, आपने टीवी पर देखा और सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूं, तो फिर पहला स्टेप क्या था? आपने कैसे शुरुआत की? मतलब कई बार समझ में भी नहीं आता ना भाई, हाउ टू गो अबाउट इट। तो वो कैसे हुई वो शुरुआत? सो आई हैड दिस प्रॉब्लम एंड सो आई थॉट कि अपनी भी एक राजस्थान में एक गद्दी है रामगढ़ शेखावती से, कम से कम मुझे कहीं पर तो कदम जमाने पड़ेंगे जहाँ से मैं शुरुआत कर। पहले मैं वहीं पर गई और मैंने वहाँ पर काफ़ी छानबीन करी, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। फिर मैंने दूसरे कुछ NGOs को देखा, उनका काम देखा जो कि इस काम में लगे हुए हैं, और उनका ये काम मुझे बहुत समझ में आया, जो कि चेक डैम्स बनाने का। मैंने देखा कि कैसे बहुत बड़ा बदलाव थोड़े से टाइम में आ जाता है। बस उसके बाद वन थिंग लेड टू द अदर। तो फिर पैसे का जुगाड़ कहाँ से हुआ? मतलब क्या इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, या आपने ऐसा कोई तरीका निकाल लिया, ऐसा वे आउट निकाल लिया जिससे पैसा उतना नहीं लगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति गाँव वालों की और आपकी मिल गई और काम हो गया? पहले मैं शुरू करा। अच्छा। और उस समय मुझे अपनी बेटियों का बहुत सहारा मिला। उन लोगों ने खुले दिल से मुझे हेल्प करी इस काम में, और मैं फिर गांव-गांव में जाती थी, और मैं उन लोगों को उस समय फिर ये सुइसाइड का दौर चालू हो गया था। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे करके उनको पैसा बांटूं, क्योंकि मेरा काम उस समय तक इतना बड़ा पकड़ नहीं हुई थी। तो फिर जब मैंने ये काम शुरू करा और मैंने देखा कि मैं कुछ ही लोगों को हेल्प कर पाती हूँ और बाकी सब लोगों के साथ में अन्याय हो जाता है, तब फिर मुझे लगा कि ये नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सब लोगों की मदद हो जाए एक साथ में। और तब मैंने ये पानी का काम शुरू करा। तो फिर कैसे गई आप गाँव वालों ने भी तो इसमें पूरा सहयोग दिया आपको? तो हमने पहले अपनी एक टीम बनाई, और उस टीम के ज़रिए हमारे जो सुपरवाइज़र्स और फील्ड वर्कर्स थे वो गांव-गांव में जाते थे, उन लोगों से मुलाकात करते थे, फिर उन लोगों से बात करते थे कि अगर हम पानी का काम करेंगे तो तुमको ये फ़ायदा होगा। तो कुछ लोग हमारे काम के साथ जुड़े, लेकिन उनको हमेशा से ये शक रहता था कि ये लोग आफ्टर ऑल इतना काम करने को तैयार क्यों हुए हैं, क्या और इनका क्या निजी फ़ायदा है उसमें, आखिर ये क्यों गाँव को पानीदार बनाना चाहते? नहीं मालूम था। चेहरों पे खूबसूरत मुस्कान तो आई बाद में, लेकिन उस वक्त आपने कैसे इन्वॉल्व किया गांव वालों को? क्योंकि ये प्रयोगशाला जो थी वो किसी बिल्डिंग में नहीं थी, ये प्रयोगशाला तो आप गांव में पूरी जमीन पर थी। हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली गांव वाले इस काम से वाकिफ थे। अच्छा। और वही लोग हमको बताते थे कि यहाँ पर चेक डैम बनाने से हम लोगों को फायदा होगा। तो हम लोगों ने एक चीज करी कि हर डिसीजन मेकिंग के स्टेप पर हमने गांव वालों को पूरी तरह से इन्वॉल्व करा। जहाँ कहीं भी वो कहते थे, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर वो बनाने को कहते थे, वैसे ही हम लोग करते थे। और उसके साथ फिर हमने एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स रखे, और फिर वो हमको पूरा बजट बना करके देते थे और पूरा नक्शा। और हमने केवल यही नहीं करा, हमने गांव वालों को कहा कि अगर यहाँ पर पानी का काम होगा तो तुमको डावरी बंद करनी पड़ेगी, गुटखा हम लोगों ने रोक करी, और खाली हम तब तुमको मदद करेंगे जब तुम ये सब चीज छोड़ दोगे। अच्छा। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है, हमारी संस्था मतलब आकार चैरिटेबल ट्रस्ट तुमको 60% देगी, लेकिन 30 to 40% तुम्हारे को देना पड़ेगा। मतलब जितना भी उस स्ट्रक्चर में जितने भी पत्थर लगेंगे, जितनी रेती लगेगी, पानी लगेगा, वो तुम्हारी तरफ से होगा, और 1/3 मजदूरी होगी, और 1/3 मट्टी के काम का भी तुमको देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर वो लोग इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उनकी ममता नहीं पड़ती है उस काम में, क्योंकि जो संस्था 60% इकट्ठा कर सकती है वो 100% भी दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 100% लगाते तो वो हमारा काम हो जाता। वो गांव वाले कभी अपना नहीं समझते। तो कुछ देर पहले जो अपनी बात हो रही थी कि ये स्ट्रक्चर शाश्वत हो सकते हैं, इसका मूल कारण यही है कि उनका भी 30 से 40% उसके अंदर लगा हुआ है। तब जब तेज बारिश होती है तो पूरा का पूरा गांव उस पाल पर इकट्ठा हो जाता है, और उसको कहीं पर भी कुछ कमजोरी दिखती है तो वहीं का वहीं मट्टी दबा करके उसको रोक देते हैं, थाम देते हैं, और पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। बरसात के पहले पूरे स्ट्रक्चर की रिपेयर काम वो लोग अपने पैसे से करते हैं। हम लोग बनाने के बाद ये पूरा चेक डैम उनको ही सौंप देते हैं।
और एक काम हम लोग और करते हैं कि एक छोटा सा बैंक का खाता खोल देते हैं। अच्छा। जिसमें कि हार्वेस्ट के बाद में वो लोग अपना थोड़ा हिस्सा उस बैंक में जमा करते हैं। तो इस तरह से ये काम शाश्वत हो जाता है। जी, तो अमला रुइया जी, इसमें आपने काफी एक मतलब हम समझते हैं एक बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर दिया है ना? कितना पैसा मतलब लगता है और फिर उनको उससे आमदनी भी होती है, क्योंकि वो कई तरह की क्रॉप सब ले पा रहे हैं, कई तरह की फसलें ले पा रहे हैं, और जिनके पास जो पशु थे वो भी बढ़ गए हैं, जैसा कि मैंने पढ़ रही थी आपके बारे में। तो क्या कुछ तब्दीलियां उनकी जिंदगी में लेके आ पाया है आपका ये मॉडल? तो जैसे ही पानी गांव वालों को उपलब्ध हो जाता है तो फिर कोई सीमा ही नहीं रहती किस तरह से तरक्की होती है। फिर जहां पर वो केवल खरीफ क्रॉप पर डिपेंडेंट पर 2 से 3 फसलें लेने लगते हैं, जहां पर उनके लिए एक बैल रखना दूभर हो जाता था, क्योंकि उनके पास फॉडर ही नहीं होता था, चारा ही नहीं होता था। वहां पर अब 8 से 9 गाय और भैंस हर घर में बंधी हुई हैं। तो दूध दही की जैसे नदियां बह गई हैं, उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में है। हम लोग भी कभी जाते हैं तो हम लोग को खीर बना करके खिलाते हैं या इंसिस्ट करते हैं कि आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। जी। तो एक्चुअली अभी पशुपालन जो है वो फार्मिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो गया है, क्योंकि उससे कमाई पक्की सुनिश्चित हो जाती है और फसलों से कमती और पशुपालन से तो कितने करोड़ का मतलब ये कमाई जो है सालाना किसानों की अगर हम जोड़ें तो कितना उससे उनको फायदा हो रहा है? ये जो 217 चेक डैम जिसकी कि अभी अभी रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके अनुसार हमारा खर्चा लगा है केवल 8 करोड़, मतलब स्पॉन्सर्स का, दानदाताओं का कि खाली है, और गांव वालों ने खुद 3 करोड़ रुपया इसके अंदर लगाया है। अच्छा। तो टोटली 11 करोड़ अभी तक खर्चा हुआ है और उनकी आमदनी 470 करोड़ रुपया हर साल है। रिपीटेडली वन टाइम एक्सपेंस ऑफ 11 करोड़ एंड रिकरिंग इनकम ऑफ 4 करोड़ ईयर आफ्टर ईयर। आई एम माई सेल्फ अमेज्ड एट द स्टैटिस्टिक्स। दिस टाइम आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि स्टैटिस्टिक्स में कहीं पर भी गलती नहीं हो। तो हम लोगों ने विलेज वाइज स्टैटिस्टिक्स करे, क्योंकि चेक डैम्स में तो भाई इसका इस चेक डैम का इधर भी असर पड़ रहा है और उधर भी असर पड़ रहा है, तो कहीं 2 बार कैलकुलेट नहीं हो जाए। तो ये जो आंकड़े में आप रियलिस्टिक आंकड़े हैं। जी, और जैसे कि अमला जी ने कहा कि एक खूबसूरत मुस्कान देखने के लिए उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया और राजस्थान के इतने सारे गांवों को आज पानीदार बनाया और किसानों को कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अमला रुइया जी की कहानी अभी बाकी है, आप देखते रहिए तेजस्विनी। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हाँ, आराम से संभाल के। हाँ, देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मेरा बैंक वो कैसे? बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है। फिर तो रोज बैंक जाते होगे। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं। खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे। RBI कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार,
मेरी पहचान। तेजस्विनी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अमला रुइया है, जो कि कहलाती हैं जल मदर, जल माँ। कैसे लगता है आप जब ये सुनती हैं अपने लिए विशेषण? मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सारा काम, सारा खेल पानी ने कर दिया। खुद ब खुद वो सबके घर में पहुंच गया, खुद ब खुद सबको प्रेरणा दे दी कि किस तरह से वो लोग तरक्की कर सकते हैं। और हमारे गांव वाले भी इतने सराहनीय हैं, इतने उद्यमी हैं कि वो लोग कहीं रुकते ही नहीं हैं, एक के बाद एक अपनी तरक्की खुद ब खुद। अच्छा अमला जी, ये बताइए, चेक डैम्स बनाने का जो है, हमने तो सुना कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा चेक डैम्स में, ये चेक डैम्स कैसे बना रहे हैं और क्या ये हमेशा के लिए रहने वाले, मतलब एक बार आपने बना दिया तो फिर क्या ये हमेशा के लिए चलते हैं, या मतलब इसमें किस तरीके से काम होता है आगे? नहीं, देखिए, ये इसके लिए थोड़ा पहाड़ी इलाका तो आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो पूरी जो पहाड़ी है या जो कई एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, वो पूरी की पूरी जल ग्रहण क्षेत्र बने, जो कि एक या दो बारिश में ही उसके जो चरणों में, पहाड़ों के चरणों में जो हमारे चेक डैम बने हैं वो लबालब भर जाएं। तो एक या दो बारिशों में ही पूरी पहाड़ी की श्रृंखला का पानी उस चेक डैम में आ जाता है और वो लबालब भर करके, और उसके नीचे जितने भी कुएं होते हैं, कई कई चेक डैम्स में तो हमारे 150 कुएं हैं। ये सब हमारे पूर्वजों की देन है कि उन्होंने राजस्थान में इतने ज़्यादा कुएं बना दिए हैं। हमारा काम होता है केवल चेक डैम में पानी को रोकना, और बाकी सब काम जो नेचुरल कैपिलरी एक्शन ऑफ द सॉइल है उससे वो पानी कुओं में पहुंच जाता है। और जो कुएं हैं वो खेतों के बीच होते हैं, तो उसके ऊपर पंप लगा लगा करके वो लोग अपनी खेती कर लेते हैं। तो न केवल उनकी खरीफ एकदम सिक्योर है, वो लोग रबी भी लेते हैं, और फिर ऑफ सीजन में वो लोग वेजिटेबल कल्टीवेशन भी कर लेते हैं। तो आप लगभग कितनी बार साल में राजस्थान का दौरा करती हैं? मैं किस प्रकार से? करीब हर महीने जाती हूँ। हाँ, तो किस तरह की सक्सेस स्टोरीज सुनने को मिलती हैं और उस वक्त कैसा लगता है वाकई? मतलब कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाती, बम्बई में रह नहीं पाती। जैसे ही मुझे खबर मिलती है कि फलाना चेक डैम भर गया है, मैं बस भाग करके वो देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चेक डैम देखने के साथ साथ उन गांव वालों के चेहरे की खुशियाँ देखनी रहती हैं। और वहाँ पर जब मैं औरतों से महिलाओं से जब हमारा वार्तालाप होता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि सब कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं हो पाता भरपूर होने वाला है। तो मैं उनके मर्दों से कहती हूँ कि देखो, इनके यहाँ कुछ कमी न रह जाए, इनके घरों में जितने इनको बर्तन चाहिए, जितने कपड़े चाहिए, सब दे दो में हो। और अब उनके ऊपर एक भी कर्ज नहीं है। जब 2-3 साल तक वो चेक डैम कायम रहता है तो वो लोग सब कर्ज मुक्त हो जाते हैं। जहाँ पर कि और गांवों से अपनी बेटियां लोग ब्याहने को तैयार नहीं थी, आज मांग मांग के रिश्ते से शादियां करते हैं। हर घर में 2 से 3 अपने 2 व्हीलर्स होते हैं, और इतनी गाड़ियां हैं। सारी जो बाल कन्याएं हैं वो सब स्कूल जाने लगी हैं, क्योंकि पहले तो माओं को इतनी दूर जाना पड़ता था, पानी, उनकी ऐसे ही हड्डियां सारी की सारी कमज़ोर हो जाती थी। लेकिन अब वो लोग घर में रहते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हो गया है कि बरसात के टाइम कुएं का जाता है कि यूं हाथ डुबाओ और पानी ले लो। तो जो कुआं, समझ लीजिए 70 फीट गहरा कुआं है, वो पूरा पानी है ही नहीं उसके अंदर। आज चेक डैम बना, कल को उसमें पानी आया, और परसों के अंदर अगर वो कुआं नज़दीक में है 40 फुट पानी आ जाएगा। क्या बात है। तो आजकल तो बारिशों का मौसम है, तो लबालब आपके चेक डैम्स भरे होंगे इस समय? देखिए, ऐसे तो 15 होती है राजस्थान में, और कभी कभी तो अगस्त में भी होता है। लेकिन पिछले साल नीम के थाना एरिया में, जहां हमारे 70 से 80 चेक डैम बने, पर एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। तो इस बार इंद्र देवता की उधर कृपा रही, और उधर इतना बरसा है कि हमारे हर चेक डैम में पानी आ गया है। बन करके तैयार हुए, एक दिन पहले उसके अंदर ही कृपा हो गई, गगन से प्यार बरस गया और पानी वहाँ पर पहुँच गया। जी, बहुत खूब। तो ये जो अब जैसे हम कहते हैं ना कि बारिशों के मौसम में तो बारिशों को संभालना चाहिए,
पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी को बहने देना नहीं चाहिए। राजस्थान में तो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके, जैसे आपने बोला, क्यों हम उनको रिवाइव नहीं कर पा रहे? क्या वजह है कि जैसे आप बता रहे हैं कि चेक डैम बनाना कोई बहुत खर्चीला काम नहीं है, क्यों नहीं इस तरह के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं? कहाँ कमी पाती हैं आप? तो असल में इसकी शुरुआत पूर्वजों का ही ये एक तरीका है पानी रोकने का, इसको उस समय बोलते थे खदीन। अच्छा। तो ये उसी को हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने कहा कि कोई भी अपना कर सकता, उनको गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा पानी के काम के लिए। वहाँ से हमारी ये प्रथा टूट गई। तो अब हम लोग उसी को रिवाइव कर रहे हैं और हम लोग उनको खास करके इस काम में लगा रहे हैं, उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी भी भुजाओं में बल है। तो हम लोग पहले जाकर के जैसे बात करते हैं उनसे, फिर जहाँ पर भी चार हाथ मिलते और फावड़ा चलाते, चेक डैम बनाते और पानी रोक लेते, वहाँ पर जैसे कि गंगा बहाते, क्योंकि इसके अंदर इतनी शुद्धता है, पर्पस की शुद्धता है, केवल अपने लिए काम नहीं कर रहे, उससे पूरे गांव को फायदा होता है। तो अगर गंगा कहे कि हर जल की बूंद बनी में, जितना भी पानी, उनकी जहाँ पर पसीने की बूंदें और आँख के आंसू जिस पानी में मिल गए, समझ लीजिए कि वो पवित्र हो गया, क्योंकि उन्होंने केवल पूरे गांव के लिए। अच्छा, तो ये बताइए, अभी तो राजस्थान को आपने अपनी प्रयोगशाला बनाया हुआ है, मगर महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है। क्या आपको लगता है कि ये काम, जाहिर है आप अकेले का बस का नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि आपका ये काम और फैले? देखिए, मेरा तो ये बस का था ही नहीं काम, ये सब परमात्मा की ही देन है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि न केवल राजस्थान में लेकिन पूरे देश में ये काम होना चाहिए और मैं उसी तरफ अग्रसर हूँ। मैंने बिहार भी ले रखा है, मध्य प्रदेश भी, हरियाणा भी, और महाराष्ट्र में तो मैंने 16 चेक डैम बनाए हैं। लेकिन मैं इस वजह से वहाँ नहीं कर पाती हूँ कि वहाँ के लोग 30 से 40% जैसे राजस्थान वाले देने को तैयार हैं। राजस्थान का फार्मर सबसे गरीब किसान है, पूरे देश का सबसे गरीब किसान, लेकिन वो देने को तैयार है क्योंकि उसके दिल में पानी की अहमियत है। वो जानता है कि पानी होएगा तो जीवन है। उसे जुटाना सीख लें कि बूंद बूंद जोड़कर सागर महा बना ही दें। जो कूप कूप भर गया तो खेत खेत खिल गया, जो खेत खेत खिल गया तो गांव गांव खुश्क हुआ। ये जिंदगी तो जल से है, जल स्वरूप मन हुआ, सबसे मिल तरल हुआ। बहुत खूब। तो क्या आपको कुछ पोइट्री में भी शौक है क्या? जब मैं पानी के काम में इस कदर लगी हुई थी तो मैंने 60 गीत लिखे थे। अच्छा। जल के ऊपर। तो ये किसका प्रभाव है कि किसका ज्यादा असर है आपके ऊपर? नहीं, हमारे घर का वातावरण ही ऐसा था। हम लोग शुरू से इसी सब में लगे रहते थे। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं। अच्छा। और ये सब तो काफ़ी कुछ उनकी शैली मेरे काम में भी आ गई है। जी। तो अब ये जो काम आपने, इतना बड़ा काम अपने 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 सर पर लिया है और उसे निभा रही हैं, ये बताइए कि क्या सोचती हैं आप, ख़ास तौर से आने वाले वक्त के लिए? ये पानी का काम तो कभी ख़त्म होने वाला काम है नहीं, और पानी जो है उसके बिना हम जी नहीं सकते। सबसे ज़रूरी शर्त जीने की पानी है। इस पानी को कैसे हम और ज़्यादा मतलब लबालब बना दें अपने अपने समाज के लिए, उसके लिए क्या कुछ और प्रयास करने की ज़रूरत आप मानती हैं? चाहे वो व्यक्ति के प्रयास हों या प्रशासन के हों, सरकार के हों, NGOs के हों, क्या क्या करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस करती हैं? मेरे को लगता है कि और भी जुड़ना चाहिए इस काम में। सरकार के काम से मैं थोड़ी सी खिन्न हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ कुछ कुछ स्ट्रक्चर सरकार के बनाए हुए दिखाई दे जाते हैं। तो जैसे मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, वो आधे या चौथाई कीमत में बना है। इस तरफ सरकार ने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो मेरे स्ट्रक्चर से मच बिगर है, लेकिन उसके अंदर पानी ही नहीं आता क्योंकि साइट सिलेक्शन गलत कर लिया। अभी हमारा एक बहुत बड़ा चेक डैम बना है जो कि 25 लाख रुपया, वो मेरा मोस्ट एक्सपेंसिव चेक डैम है। तो उसमें ये जो चेक डैम होती हैं, एक तो हेड वॉल होती है, 2 साइड वॉल्स। तो हमारी हेड वॉल 125 फीट लंबी है और 10 फीट ऊंची। उसके नीचे हमने जो फाउंडेशन लिया है वो 10 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा है। अच्छा, तो इसमें लगा 25 लाख रुपया।
जो सरकार ने पिछले साल एक चेक डैम बनाया, उसके उसी चेक डैम के थोड़ा सा आगे वो खाली मट्टी का बनाया और उसमें 76 बारिश में वॉश आउट हो गया। तो इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है मुझे कि इस तरह से टैक्स पेयर्स का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और सरकार की भी इतनी मेहनत यूं ही वेस्ट जा रही है। तो अगर कॉर्पोरेट हाउसेस जुड़ें तो मेरे ख्याल से बेटर काम होगा। मैं सबको गाइडेंस देने को तैयार हूँ। मैं तो बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच करा है और मैंने सबको एक समूह बना करके मैं उन लोगों को लेकर के गई, मैंने बहुत सा उनको बताया भी और वो लोग प्रभावित भी बहुत हुए। तो मेरे ख्याल से अब ये जो दौर ख़त्म होगा इस बारिशों का, इसके बाद काफ़ी काम शुरू हो जाएगा इस काम से प्रभावित होकर आकार चैरिटेबल ट्रस्ट। जी, तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी और जो जल का आपका इतना काम, महत्वपूर्ण काम आप कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमला रुइया जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी अमला रुइया, हमारी आज की तेजस्विनी।